नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग यूजीसी नेट जून 2008 का पेपर सॉल्व करेंगे। यह पेपर आगामी यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है तथा आगामी समस्त शिक्षक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम, बीपीएससी 4.0 एग्ज़ाम तथा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के अलावा रेलवे पीजीटी और टीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न रिवीजन के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण है और टीचिंग परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, इसलिए यह क्लास महत्वपूर्ण बन जाती है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रश्न हैं आज की इस क्लास में। पहला प्रश्न है, उपभोक्ता बचत के सिद्धांत की परिकल्पना में इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? रिकार्डो द्वारा, फिशर द्वारा, मार्शल द्वारा, पिगू द्वारा। तो उपभोक्ता बचत सिद्धांत की परिकल्पना जो है दिए गए अर्थशास्त्रियों में मार्शल द्वारा प्रतिपादित की गई। तो सही आंसर जो है क्या है? सी है। मार्शल सी ऑप्शन में दिया गया है तो सी सही है। लेकिन उपभोक्ता बचत की जो यह मार्शल की परिकल्पना दी गई थी, यह परिकल्पना जो है संख्यात्मक माप पर आधारित थी। उपयोगिता के संख्यात्मक माप पर उपभोक्ता की बचत संकल्पना मार्शल की आधारित थी। इसलिए प्रोफेसर मार्शल की उपभोक्ता बचत का खंडन हिग्स द्वारा किया गया था। अगर सबसे पहले उपभोक्ता बचत की बात की जाए किस अर्थशास्त्री द्वारा की गई थी तो यह ड्यूपिड नामक अर्थशास्त्री द्वारा सबसे पहले उपभोक्ता बचत की बात की गई थी और इस ऑप्शन में मार्शल उपभोक्ता बचत से संबंधित हैं तो मार्शल सही आंसर हो जाएगा एक में। अगला 2 नंबर प्रश्न है, पूरक वस्तुओं के लिए अनधिमान वक्र का आकार इनमें से किस प्रकार का होता है? सीधी रेखा, नीचे की ओर ढालू रेखा, समकोण रेखा, ऋणात्मक ढालू रेखा। तो पूरक वस्तुओं के लिए अनधिमान वक्र जो होता है वह यल आकार का या समकोण होता है। तो यल आकार का या समकोण कह सकते हैं, सी ऑप्शन में दिया गया है। तो 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 3 नंबर प्रश्न है, पॉल एमस्यूजी ने इनमें से किसकी व्याख्या करने के लिए किंग मांग वक्र का प्रयोग किया? अल्पाधिकार में कीमत निर्धारण, अल्पाधिकार में कीमत अनम्यता, अल्पाधिकार में लाभ अधिकतमीकरण, अल्पाधिकार में कीमत निर्गत निर्धारण। तो पॉल स्यूजी ने अल्पाधिकार में कीमत अनम्यता प्राइस रिजिडिटी की बात की है तो सही आंसर बी है। प्राइस रिजिडिटी बी में दिया गया है तो बी सही आंसर है। और अल्पाधिकार में कीमत निर्धारण में अनम्यता या जो कीमत विकुंचित मांग की होती है, विकुंचित प्रकृति की होती है, उसके पीछे अल्पाधिकार बाजार में स्वीजी द्वारा तर्क दिया गया कि कीमत कम होने पर प्रतिद्वंदी फर्में उस फर्म का पीछा कर लेती हैं जो फर्म कीमत कम करती है, लेकिन कीमत बढ़ने पर उस फर्म का पीछा नहीं करती हैं। इसलिए अल्पाधिकार में जब कीमत कम होती है तो प्रतिद्वंदी फर्में भी कीमत कम करती हैं, कीमत बढ़ती है तो प्रतिद्वंदी फर्में भी कीमत बढ़ाती हैं। और अल्पाधिकार में जब एमसी वक्र एमआर के टूटे हुए हिस्से से गुजरता है तब फर्म का संतुलन होता है। कैसा होता है? इसमें अल्पाधिकार में यह किंग मांग वक्र है जो यह इसके ऊपर का लोचदार होता है, इकाई से ज़्यादा होता है और नीचे का भाग जो होता है इकाई से कम होता है। तो इस प्रकार से स्वीजी जो है अल्पाधिकार में कीमत अनम्यता की बात करते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 3 नंबर प्रश्न है, फिलिप्स वक्र के अनुसार जब मुद्रास्फीति की दर अधिक होती है तब बेरोजगारी भी बढ़ती है, बेरोजगारी की दर कम होती है, बेरोजगारी स्थिर रहती है और पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी। तो फिलिप्स के अनुसार जब मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होती है। क्यों कम होती है?
क्योंकि मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी में विपरीत संबंध पाया जाता है। तो सही आंसर ये हो जाएगा। तो जब मुद्रास्फीति अधिक होती है तो बेरोजगारी कम होगी, तभी विपरीत संबंध होगा। तो 4 का सही आंसर बी है। अगला 5 नंबर प्रश्न है, मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा का परिमाणात्मक सिद्धांत इनमें से किस सिद्धांत से संबंधित है? कीमत का सिद्धांत, आय का सिद्धांत, मुद्रा के लिए मांग का सिद्धांत, मुद्रा की पूर्ति का सिद्धांत। तो सी में दिया गया है मुद्रा के लिए मांग का सिद्धांत, क्योंकि फ्रीडमैन जो है परिमाणात्मक अपने सिद्धांत में मुद्रा को सिर्फ और सिर्फ मांग के रूप में प्रयोग करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो इसलिए फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा का परिमाण सिद्धांत जो है वह मुद्रा के लिए मांग का सिद्धांत माना जाता है। तो 5 का सही आंसर सी है। अगला 6 नंबर प्रश्न है, तर्कसंगत प्रत्याशाओं की परिकल्पना के अनुसार भावी नीति का अनुमान लगाने के लिए आर्थिक एजेंट हमेशा सही होते हैं, हमेशा गलत होते हैं, व्यवस्थित त्रुटियां करते हैं, यादृच्छिक त्रुटियां करते हैं। तो वह हमेशा आर्थिक एजेंट जो है समय भावी अनुमान लगाने के लिए जो है सही होते हैं प्रत्याशाओं के मामले में। तो 6 का सही आंसर ए है। अगला 7 नंबर प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार पूंजी के सवयव संयोजन में वृद्धि इनमें से किसकी ओर अग्रसर करता है? सवयव संयोजन का मतलब हुआ पूंजी की जैव संरचना। मार्क्स के अनुसार पूंजी की जैव संरचना में वृद्धि इनमें से किसकी ओर अग्रसर करती है? ए अर्थव्यवस्था के विकास दर में वृद्धि, बी रोजगार में वृद्धि, सी लाभ की दर में वृद्धि और डी लाभ की दर में कमी। तो मार्क्स के अनुसार जब पूंजी की जैव संरचना में वृद्धि होती है तो लाभ की दर में कमी आती है। तो सही आंसर जो है वह सी होगा। अगला 8 नंबर प्रश्न है, अल्पविकसित देशों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सर्वत्र नहीं मिलता है? प्रति व्यक्ति अल्पतम आय, तो यह है अल्पविकसित देशों का लक्षण। जनसंख्या का उच्च घनत्व, यह भी है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का ऊंचा प्रभाग, तो सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का ऊंचा भाग तो नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा निम्न साक्षरता, यह भी है। तो नहीं है, तो यही सही है, सी। 8 का सही आंसर सी है। अगला 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मॉडल पद्धति में मानव पूंजी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? नव संस्थापक मॉडल, अंतर्जात विकास मॉडल, मार्क्सवाद मॉडल, हैरडोमर मॉडल। तो हैरडोमर मॉडल में मानव पूंजी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए सही आंसर डी है। 9 नंबर प्रश्न में 10 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार शून्य आधार बजट किस वित्त मंत्री के काल में पारित हुआ? पी चिदम्बरम, मनमोहन सिंह, वीपी सिंह, जसवंत सिंह। तो भारत में पहली बार शून्य आधारित बजट जो है वह 1986 में पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे, इनके कार्यकाल में पारित किया गया था और 1986 में पारित किया गया और 87-88 में पहली बार केंद्रीय बजट में इसको लागू किया गया था। और शून्य आधारित बजट के अगर प्रतिपादक की बात की जाए तो पीटर ए पायर शून्य आधारित बजट के प्रतिपादक हैं, जिन्होंने अमेरिका में इस बजट का प्रतिपादन किया था और 1970 के दशक में अमेरिका में यह बजट प्रतिपादित किया गया था। शून्य आधारित बजट के अंतर्गत कोई पूर्व निर्धारित आकार नहीं होता है बजट का, और इस बजट के निर्माण के लिए पूर्ववर्ती सभी मदों को शून्य मान लिया जाता है और पिछले साल के बजट का कोई हिसाब नहीं रखा जाता है। और पिछले सभी जो है मदों को शून्य मानकर जब नया बजट बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सूर्यास्त बजट कहते हैं। सूर्यास्त बजट को शून्य आधारित बजट कहते हैं और शून्य आधारित बजट को सूर्यास्त बजट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से भारत में शून्य आधारित बजट जो है वित्त मंत्री वीपी सिंह द्वारा लागू कराया गया था। अगला प्रश्न है, गाडगिल फार्मूला किस पर लागू होता है? योजना आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान पर, वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान पर, आरबीआई द्वारा प्रदत्त अनुदान पर, विदेशों द्वारा प्रदत्त अनुदान पर। तो गाडगिल फार्मूला जो है 1967-68 में गाडगिल फार्मूला 1967 में योजना आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान पर लागू किया गया था और 1967 में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए जो है गाडगिल फार्मूला विकसित किया गया। तो ये आंसर सही है 11 का। अगला 12 नंबर प्रश्न है, कर के अतिरिक्त भार का मतलब है? कर से निवल कल्याण की हानि, बहुत अधिक भार, मुद्रा भार के ऊपर और भार, मुद्रा भार और वास्तविक भार। तो
कर के अतिरिक्त भार का मतलब होता है कर से निवल कल्याण की हानि। ये सही है 17 नंबर प्रश्न का आंसर। अगला 12 नंबर प्रश्न का ये सही है। अगला 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के आयात निर्यात में उत्पादन साधन संरचना संदर्भ में लियोन्टिफ विरोधाभास। तो लियोन्टिफ विरोधाभास हेक्चर-ओलिन पद्धति का खंडन करता है संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में। हेक्चर-ओलिन पद्धति का खंडन करता है, तो इस प्रकार से सही आंसर बी है। हेक्चर-ओलिन अपने सिद्धांत में क्या बताते हैं कि पूंजी प्रधान देश को पूंजी गहन वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात करना चाहिए तथा श्रम प्रधान देशों को श्रम गहन वस्तुओं का उत्पादन और श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए और पूंजी गहन वस्तुओं का आयात करना चाहिए। लेकिन अमेरिका के संदर्भ में लियोन्टिफ ने देखा कि अमेरिका एक पूंजी प्रधान देश है, वह पूंजी प्रधान देश होने के बावजूद पूंजी प्रधान वस्तुओं का निर्यात नहीं कर रहा है, बल्कि श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात कर रहा है। तो इसलिए इसका खंडन किया गया लियोन्टिफ द्वारा। इसलिए अमेरिका के आयात निर्यात के उत्पाद साधन संरचना के संदर्भ में लियोन्टिफ विरोधाभास जो है हेक्चर-ओलिन का खंडन करता है। तो सही आंसर बी है। अगला प्रश्न है 14 नंबर। भारत ने कितने देशों को वैधानिक स्वास्थ्य, सामाजिक और नियुक्तियां आदि सेवाओं की आपूर्ति के लिए प्रस्ताव किया? 30 देश, 27 देश, 49 देश, 5 देश। तो 5 देश सही है इसका आंसर। अगला 15 नंबर प्रश्न है व्यापार सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है निर्यात कर शुल्क में वृद्धि, आयात कर शुल्क में कमी, निर्यात कर शुल्क को स्थिर रखना और आयात कर शुल्क को स्थिर रखना। तो व्यापार सुधार के लिए जो महत्वपूर्ण इन दिए गए ऑप्शनों में तत्व है वह है आयात शुल्क में कमी। आयात शुल्क में कमी बी आंसर सही है 15 का। अगला 16 नंबर प्रश्न है 16वें या निर्धनता का अनुमान राष्ट्रीय आय के स्तर पर पूछा गया है, तो 27% था। और अगर वर्तमान में पूछी जाए निर्धनता, तो वर्तमान में निर्धनता जो है वह तेंदुलकर विधि और रंगराजन विधि, 2 विधि से पूछी जाती है। हम यहाँ पर रंगराजन विधि से 2011-12 के अनुसार गरीबी के कुछ आंकड़ों की बात करेंगे। जैसे भारत में प्रतिशत गरीबी, जो सकल गरीबी की बात की जाए तो रंगराजन विधि के अनुसार 29.5% लोग भारत में गरीब हैं, जिसमें ग्रामीण गरीबी 30.9% है और शहरी गरीबी 26.4% है। तो यह भारत की गरीबी है। जो सकल या कुल या अखिल भारत की गरीबी 29.5% है, ग्रामीण भारत की गरीबी 30.9% है और शहरी भारत की गरीबी 26.4% है। इसी प्रकार से प्रति व्यक्ति प्रतिमाह गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्र पर 972 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से है और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये 1407 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया है रंगराजन विधि द्वारा। इसी प्रकार से गरीबी रेखा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 32.40 रुपया है और शहरी क्षेत्रों में 46.90। इसको हम 32 को 33 रुपया मान सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति गरीबी रेखा जो है 33 रुपया है। इसके नीचे जो रुपया कमा रहा है या आय अर्जित कर रहा है वह गरीब माना जाता है। और शहरों में जो 47 रुपया नियर अबाउट मान लेते हैं, 47 रुपया जो प्रतिदिन काम कर रहा है व्यक्ति पा रहा है, तो वह गरीब नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार से सबसे अधिक प्रतिशत गरीबी की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक प्रतिशत गरीबी छत्तीसगढ़ में है 47%, मणिपुर में है इसके बाद 46% और उड़ीसा में 45% गरीबी है। तो सबसे ज़्यादा गरीब प्रतिशत के मामले में छत्तीसगढ़ है और न्यूनतम गरीबी अंडमान में, गोवा में फिर लक्षद्वीप में है। और गरीबों की सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है, फिर उसके बाद बिहार में है गरीबों की सबसे ज़्यादा संख्या। अगला प्रश्न है वर्ष 2001-2 के अनुसार निर्यात में कृषि निर्यात की भागीदारी कितनी है? तो कृषि निर्यात की भागीदारी उसमें 14% थी और 2022-23 में कुल कृषि निर्यात जो है 53.15 बिलियन डॉलर का हुआ था। इसी प्रकार से आयात जो है 35.69 बिलियन डॉलर का हुआ था। अगला 18 नंबर प्रायिकता बंटन जिसके
प्रायिकता आवंटन जिसमें माध्य और चर बराबर होंगे, यह होते हैं पॉइसन के, बायनोमियल, नॉर्मल, काई स्क्वायर के। तो प्रायिकता आवंटन जिसमें औसत और चर बराबर होते हैं वह पॉइसन में होता है। सही आंसर 18 का ए है, 19 का सही आंसर ये हो जाएगा। अगला 20 नंबर प्रश्न है, प्रतिगामी गुणांक इनमें से किससे स्वतंत्र होता है? उत्पत्ति और अनुमान का परिवर्तन, केवल उत्पत्ति का परिवर्तन, केवल अनुमान का परिवर्तन, ना उत्पत्ति के और ना अनुमान के परिवर्तन से। प्रतिगामी गुणांक इनमें से किससे स्वतंत्र होता है? तो प्रतिगामी गुणांक जो है वह केवल उत्पत्ति का परिवर्तन से स्वतंत्र होता है। सही आंसर पी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 से 30 नीचे दिए 21 से 30 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर छाटिए। क्या है? लॉन्ग रन फिलिप्स वक्र लॉन्ग रन फिलिप्स वक्र NAIRU की परिस्थिति में खड़ी रेखा है। बेरोजगारी की स्फीति दर का अंतरण लगभग मान लिया गया है। अब इसमें 21 में क्या है? 21 में ए और आर दोनों कथन है, आर ए की सही व्याख्या है। तो सही आंसर जो है 21 का सी है। अगला 22 नंबर प्रश्न है, उत्पाद का स्तर निर्धारित करने में साधन कीमत अनुपात महत्वहीन है। आर निर्धारित गुणांक उत्पादन प्रकार्य करता है। तो इसमें दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों गलत हैं, इसलिए 22 का सही आंसर बी है। अगला 23 नंबर प्रश्न है, कथन में क्या दिया गया है? विकास की संतुलित स्थिति की पद्धति के संदर्भ में अंतस्थ प्रौद्योगिकी प्रगति की एक ब्रांड उतनी ही ठीक है जितनी की दूसरी। उत्पाद विधेय में प्रतिस्थापन की लोच एक है। तो इसमें जो है दोनों सही कथन हैं। तो 23 का सही आंसर जो है बी है, दोनों सही हैं। अगला 24 नंबर प्रश्न है, योजना के स्वर्णिम काल में अमर्त्य सेन ने भारत के लिए गहन पूंजी प्रौद्योगिकी का विकल्प स्थापित किया। ठीक है, 24 सही है। और सापेक्ष भारत श्रम प्रधान देश है, यह भी सही है। तो दोनों सही हैं, लेकिन यह व्याख्या नहीं लग रहा है। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है, व्याख्या नहीं होगा, तो किसमें है? सी। 24 का सही आंसर सी है। अगला 24 सी सही है। 25 कथन, भारत पश्चिमी व्यापार प्रक्रिया बाह्य स्रोत के लिए प्रत्याशित स्थान है। तर्क आर में क्या दिया गया है? भारत में अंग्रेजी बोलने वालों का बड़ा संघ है। तो बड़ा संघ है, दोनों सही हैं ए और आर, लेकिन आर जो है व्याख्या नहीं कर रहा है ये की। तो सही आंसर डी है 25 का। 26 सुधारोत्तर समय में भारतीय अर्थव्यवस्था विकास प्रक्षेप पथ के उच्चतर स्थिति पर है। तर्क आर में क्या दिया गया है? व्यापार विकास का इंजन है। तो दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या यह भी नहीं कर रहा है, तो बी आंसर इसमें भी सही है। 26 में अगला 27 नंबर है, व्यापार चक्र अनुभव सिद्ध यथार्थ है। व्यापार चक्र अनुभव सिद्ध यथार्थ है। नवप्रवर्तन सृजनात्मक विनाश के कार्य हैं। तो 27 में ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या कोई आवश्यक नहीं है नहीं कर रहा है, तो बी आंसर सही है। अगला, तटस्थ कर व्यवहारिक होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। तटस्थ कर अतिरिक्त बोझ नहीं होते हैं। तो दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही है, ए आर की व्याख्या नहीं है, तो सही आंसर 28 का बी है। अगला 29 नंबर प्रश्न है, कथन में क्या दिया गया है? जेड टैक्स जनसंख्या औसत जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सभी सांख्यिकीय वितरण सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अनुसार होते हैं। इसमें क्या है? ए गलत है, लेकिन इसमें आर सही है। तो ए गलत है, आर सही है, डी आंसर सही है। अगला 30 नंबर प्रश्न में है, भारत को स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत पैसा लगाना होगा। भारत में बीमारू राज्य हैं।
हाँ, भारत में बीमारू राज्य है और स्वास्थ्य पर बहुत पैसा लगाना होगा, तो दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। व्याख्या नहीं कर रहा, दोनों सही, तो इस प्रकार से डी आंसर सही है। अगले टिप्पणी में क्या है, प्रश्न संख्या 31 से 38 तक के लिए कालक्रमानुसार विकास की दृष्टि से निम्नलिखित का सही क्रम बताइए। तो कालक्रमानुसार विकास का सही क्रम देखते हैं। स्वप्रकाशित, अधिमान सिद्धांत, एकेरलोफ, लाइमन्स, मंडी, क्रम सूचक उपयोगिता विश्लेषण, एनएम उपयोगिता विश्लेषण। तो दिए गए सिद्धांतों में क्रम सूचक उपयोगिता विश्लेषण सबसे पहले आया है, थर्ड हो जाएगा। फिर एकेरलॉफ, लाइमन्स, मंडी सेकंड हो जाएगा। फिर एनएम उपयोगिता विश्लेषण फोर्थ हो जाएगा, और फिर बचा फर्स्ट हो जाएगा। तो थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट सी आंसर सही है। 32 नंबर प्रश्न में त्वरक, अन्योन्य क्रिया एवं व्यापार चक्र, व्यापार चक्र का केन्स का सिद्धांत, व्यापार चक्र का सनस्पॉट सिद्धांत, व्यापार चक्र का हाइट्रे का मुद्रा सिद्धांत। तो व्यापार चक्र का सनस्पॉट सिद्धांत थर्ड सबसे पहले हो जाएगा। तो थर्ड किस में है, तो बी में दिया गया है थर्ड, तो बी हो जाएगा। फिर इसके बाद व्यापार चक्र का हाइट्रे मुद्रा सिद्धांत हो जाएगा, फोर्थ है। फिर व्यापार चक्र का केन्स का सिद्धांत सेकंड है, और फिर फर्स्ट हो जाएगा। तो बी आंसर सही है 32 नंबर प्रश्न में। अगला 33 नंबर प्रश्न है। 33 में क्या है, फाइरेनिस पद्धति, लुईस की दोहरी आर्थिक पद्धति, टोडोरो की ग्रामीण शहरी प्रवसन, और द्वैत पद्धति का जॉर्जसन द्वारा परीक्षण। तो टोडोरो जो है सबसे लास्ट में सिद्धांत, सबसे आधुनिक या नया सिद्धांत का है। तो टोडोरो नया आधुनिक सिद्धांत है, तो 3 सबसे लास्ट में होगा, थर्ड सबसे लास्ट में होगा। तो ए और बी तो गलत है। बाकी बचा लुईस की दोहरी आर्थिक पद्धति। तो लुईस की दोहरी आर्थिक पद्धति और द्वैत, यह सबसे पुराना सिद्धांत है लुईस का। तो सेकंड, फिर फर्स्ट फाइरेनिस, फिर उसके बाद द्वैत पद्धति जॉर्जसन द्वारा परीक्षण हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा। तो सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, अंतरा उद्योग व्यापार पद्धति, तुलनात्मक लागत सिद्धांत, लियोनटिफ पैराडॉक्स, हेक्सर-ओलिन थ्योरम। तो तुलनात्मक लागत सिद्धांत सबसे पहले आया है, तो सेकंड, फिर तुलनात्मक लागत सेकंड में है, तो ए आंसर सही है 34 में। फिर उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद हेक्सर-ओलिन सिद्धांत फोर्थ, फिर हेक्सर-ओलिन सिद्धांत के बाद दिए गए ऑप्शनों में लियोनटिफ पैराडॉक्स है, और फिर उसके बाद अंतरा उद्योग व्यापार पद्धति जो न्यूनतम है। तो सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट ए में दिया गया है। तो 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 35 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग, महालनोबिस पद्धति, प्लान हॉलिडे और रोलिंग प्लान। तो योजना आयोग सबसे पहले हो जाएगा फर्स्ट, फिर इसके बाद महालनोबिस मॉडल सेकंड, फिर इसके बाद प्लान हॉलिडे थर्ड, और फिर फोर्थ। तो इस प्रकार से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तो सही क्रम लगा हुआ है। तो सही क्रम लगा है, तो सी आंसर में दिया गया है सही क्रम। तो 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 36 नंबर, WTO, GST, हांगकांग शिखर सम्मेलन, डंकन ड्राफ्ट। तो हांगकांग शिखर सम्मेलन सबसे पहला, इसमें दिए गए ऑप्शनों में हांगकांग शिखर सम्मेलन, फिर डंकन ड्राफ्ट फोर्थ हो जाएगा। फिर इसके बाद WTO की स्थापना हुई, WTO फर्स्ट, फिर GATT, GATT जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ, तो फर्स्ट सेकंड। तो थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड है कोई ऑप्शन, थर्ड सिर्फ सी में ही दिया गया है। तो थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, तो सी ही सही है 36 में। अगला 37 नंबर प्रश्न है, वालरा, विक्सेल, JS मिल, मार्शल। तो इन दिए गए अर्थशास्त्रियों में सबसे परंपरागतवादी अर्थशास्त्री या पुराने अर्थशास्त्री मिल हैं। तो मिल जो है आ जाएगा किस में है, थर्ड पे, तो पहले नंबर पे आ जाएगा। वालरस सबसे आधुनिक अर्थशास्त्री, तो यह फर्स्ट हो जाएगा। बाकी इसमें देख लेना है, वालरस सॉरी विक्सेल सबसे आधुनिक अर्थशास्त्री है, तो सेकंड सबसे लास्ट में हो जाएगा।
फिर वालरस मिल के बाद जो है वालरस फर्स्ट और बचा एक मार्शल, तो फोर्थ, तो थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, थर्ड देखिए क्या है, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, तो ए आंसर सही है, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ए 37 का सही आंसर ए है। अगला 38 नंबर, तटस्थ राजकोषीय नीति, प्रकारात्मक वित्त, संतुलित बजट, प्रतिपूरक राजकोषीय नीति। तो तटस्थ राजकोषीय नीति फर्स्ट हो जाएगा, फिर संतुलित बजट हो जाएगा, फिर प्रतिपूरक राजकोषीय नीति और फिर प्रकारात्मक वित्त। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड, डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है 39, इसमें क्या दिया गया है, मिलान के पद हैं। प्रश्न संख्या 39 से 46 तक इनमें 2 सूचियां दी गई हैं, एक में घटना, सिद्धांत, मॉडल एवं कथन आदि दिए गए हैं और दूसरे में लेखक वर्ष दिए गए हैं। अभ्यर्थी को सूची फर्स्ट में दिए गए मदों को सूची सेकंड में दिए गए मदों को दी गई कोड की सहायता से सही मेल का चयन करके मिलाना है। सूची फर्स्ट में देखते क्या है, सूची सेकंड में देखते क्या है। तो असंतुलित विकास, तो असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री या प्रणेता हर्समैन है। ए का मिलान हो जाएगा फर्स्ट से, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, विकास जो है रोमर पी द्वारा दी गई अवधारणा है। बी का मिलान हो जाएगा रोमर पी किसमें है, थर्ड से हो जाएगा, और ए का मिलान हो गया फर्स्ट से। मानव पूंजी और विकास, तो मानव पूंजी और विकास जो है लुकास है कहीं, फोर्थ से हो जाएगा। और बेसी मूल्य का संचय, तो बेसी मूल्य का संचय जो है वह मार्क्स द्वारा किया जाता है, बेसी मूल्य का संचय, तो डी का मिलान हो जाएगा सेकंड से। तो इस प्रकार से फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड, सी आंसर सही है, सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है निर्यात, निराशावाद, असमान विनिमय, समीक्षात्मक न्यूनतम प्रयत्न, अभिधारणा, नवप्रवर्तन, उद्यम वृत्ति। तो नवप्रवर्तन उद्यम वृत्ति जो है सोमपीटर द्वारा दी गई उदाहरण। डी का मिलान थर्ड से हो जाएगा, तो यह भी गलत है, यह भी गलत है, यह भी, मतलब ए सी और डी गलत है, बाकी बचा बी। तो 40 का सही आंसर बी है। बाकी देख लेते हैं निर्यात निराशावाद। तो निर्यात निराशावाद जो है प्रेविस सिंगर द्वारा दी गई उदाहरण। ए का मिलान हो जाएगा सेकंड से बी। असमान वितरण सेमुल्सन, ए सेमुल्सन की बात है, एमिनुअल ए। और समीक्षात्मक न्यूनतम प्रयत्न अभिधारणा सी, तो सी का मिलान हो जाएगा फोर्थ से, और बचा डी का मिलान हो जाएगा थर्ड से। तो यही सही है, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935, थर्ड। प्रथम वित्त आयोग बी 1952, मतलब फोर्थ 1952। फिर गाडगिल फार्मूला 1967-68, सी का मिलान हो जाएगा फर्स्ट। और योजना आयोग 1950, डी का 50 किसमें, सेकंड में। तो थर्ड फोर फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर फर्स्ट सेकंड, यह गलत है, यह गलत है, यह गलत है। इसमें सही आंसर सी है। इन जो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करने वाले प्रश्न हैं, इसमें अगर एक भी क्वेश्चन आ रहा है ए बी सी डी में किसी में एक के बारे में अगर जानकारी है तो लगभग आंसर निकाला जा सकता है, मिल जाते हैं आंसर। अगला प्रश्न है 42 नंबर। तो 42 नंबर में देखते हैं क्या है, निवेश गुणक की बात किसके द्वारा की गई है। तो निवेश गुणक की बात जो है वह जेएम कीन्स करते हैं। ए का मिलान 4 से हो जाएगा, तो ए का मिलान 4 से, तो इसमें 2 बी और डी गलत हो जाएंगे। अब बी देखते हैं, रोजगार गुणक। तो रोजगार गुणक की बात जो है काहन करते हैं, काहन फर्स्ट से हो जाएगा। तो 4-1, तो इसमें ए सही हो जाएगा, मिल गया। 2 आंसर अगर मिल जा रहे हैं तो मिल जाता है। इसके अलावा मुद्रा मूल्य सिद्धांत का पुनर्कथन। तो मुद्रा मूल्य सिद्धांत का पुनर्कथन जो है मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा दी गई अवधारणा है। और आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र, तो आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र जो है लैफर ने प्रतिपादित किया। तो 42 का इस प्रकार से जो मिलान हो रहा है, ए सही आंसर निकल के आ रहा है। 43 नंबर प्रश्न है,
सीमांत क्रांति, तो सीमांत क्रांति से संबंधित अर्थशास्त्री जेवेंस है। ए का मिलान 4 से हो जाएगा, तो ए बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत, ए सही है। गुणक त्वरक मॉडल, तो गुणक त्वरक मॉडल जो है सैमुअल्सन द्वारा दी गई अवधारणा है। ISLM मॉडल हिग्स हैंसन द्वारा दी गई अवधारणा है, या सेकंड से मिल जाएगा सी का। और पूंजीवाद, समाजवाद तथा जनतंत्रवाद जो है वह शुम्पेटर द्वारा दी गई अवधारणा है। तो इस प्रकार से 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड सही आंसर है, ए सही है। 43 का अगला 44 नंबर प्रश्न है, उत्पाद विभेजन, द्विअधिकार विश्लेषण और वस्तुओं द्वारा वस्तुओं का उत्पादन। तो उत्पाद विभेदीकरण की बात जो है चैम्बरलिन करते हैं। तो चैम्बरलिन कहीं दिया गया है, हाँ चैम्बरलिन दिया गया है। ए का मिलान किससे हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। और द्विअधिकार विश्लेषण, तो द्विअधिकार की बात जो है कुर्नो द्वारा की गई है, कुर्नो कहीं दिया हुआ, कुर्नोट। बी का मिलान हो जाएगा सेकंड से। वस्तुओं द्वारा वस्तुओं का उत्पादन, तो वस्तुओं द्वारा वस्तुओं का उत्पादन जो है सराफा करते हैं, सराफा ए फर्स्ट में दिया गया है। और जीवन चक्र परिकल्पना डी मोदिग्लियानी सेकंड से। तो सही आंसर 4 सेकंड। कुछ तो गड़बड़ हो गया है। बी का किससे मिलान हो जाएगा, बी का मिलान हो जाएगा चैम्बरलिन से। द्विअधिकारी विश्लेषण बी का मिलान हो जाएगा, देखिए फिर से मिला रहे हैं इसको। ए उत्पाद विभेदीकरण, तो उत्पाद विभेदीकरण चैम्बरलिन फर्स्ट से, ए का मिलान हो जाएगा। फिर बी द्विअधिकार विश्लेषण कुर्नो बात करते हैं, तो कुर्नो सेकंड में दिया गया है, तो कुर्नोट सी ठीक है, सेकंड का सेकंड हो जाएगा। फिर वस्तुओं का वस्तुओं, तो सराफा सी का मिलान हो जाएगा फर्स्ट से, सराफा। और फिर अगला क्या, जीवन चक्र परिकल्पना मोदिग्लियानी, तो मोदिग्लियानी किसमें है, अरे इसमें फर्स्ट सेकंड, यहाँ तीन है, कुर्नोट जो है तीसरे पे दिया गया है, तो बी का मिलान हो जाएगा थर्ड से। हाँ अब सही हो रहा है, इसमें सेकंड 2 बार दिया गया है 44 में। और डी जीवन चक्र परिकल्पना मोदिग्लियानी, तो यह सेकंड से हो जाएगा। तो इस प्रकार से सही आंसर जो हो जाएगा 4 थर्ड फर्स्ट सेकंड, तो 4 थर्ड फर्स्ट सेकंड, ए सही आंसर है, ए सही है। इसमें जो है इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कुर्नोट की जगह थर्ड सेकंड ही दिया, इसमें थर्ड होना चाहिए। हाँ तो सही आंसर क्या हुआ इसका, फर्स्ट, ए आंसर सही है। अगला 46 नंबर प्रश्न में 45 में क्या है, एक पक्षी टेक्स्ट की बात करता है। ए का मिलान हो जाएगा थर्ड से। सरल परिकल्पना, तो सरल परिकल्पना वितरण के सभी आयाम महत्वपूर्ण होते हैं। बी का मिलान हो जाएगा फर्स्ट से। एक रूपता, सी का मिलान हो जाएगा बिंदु प्रकलन सेकंड से। और यह जो बचा है कार्ल पियर्सन टेस्ट की बात करता है, तो डी का मिलान हो जाएगा 4 से। तो डी का मिलान 4 से ए में दिया गया है और सी में दिया गया है, और ए का मिलान थर्ड, सी आंसर सही है। 45 का सही आंसर सी है। अगला 46 नंबर प्रश्न है, जब स्वतंत्र घटनाएं ए तथा बी के लिए, तो स्वतंत्र घटनाएं ए तथा बी के लिए यह बी से मिलान हो जाएगा। परस्पर विवर्तक घटनाओं ए और बी के लिए, तो यह मिलान हो जाएगा फर्स्ट से। इसके अलावा सी का मिलान हो जाएगा फोर्थ से, और यह डी का मिलान हो जाएगा थर्ड से। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ, और फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड सी में दिया गया है। तो 46 का सही आंसर सी है। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण 46 प्रश्नों को सॉल्व किया। यह प्रश्न जो है यूजीसी नेट परीक्षा जून 2008 के प्रश्न पत्र से लिए गए प्रश्न हैं। 2008 के प्रश्न पत्र से लिए गए प्रश्न हैं, और यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तथा रिवीजन के लिए भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक शेयर करें।